नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल गतिमान अकेडमी में। आज के वीडियो में हम जेल प्रहरी के प्रीवियस एग्जाम का 3 अक्टूबर 2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम साइंस जो 20 नंबर की जेल प्रहरी के पेपर में पूछी जाती है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्ड मेथड में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो साइंस टॉपिक निकाल लेते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? कौन सी बीमारी पैरासाइट्स के कारण होती है? फील पाँव, एड्स, एस्केरियासिस, मलेरिया। दोस्तों, एलिफेंटियासिस जो होता है बुचेरिया बैंक्रोप्टाई एक कृमि होता है, उससे होता है, तथा एड्स वायरस से होता है। एस्केरियासिस जो है वह परजीवी से होने वाली डिसीज है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एस्केरियासिस है हमारा आंसर सही हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाली डिसीज है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा एस्केरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न पर निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारे लिए सिलेक्ट करके बताना है कि वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन, लगाया गया बल, अनुगति, पथ, बल और विस्थापन के बीच कोण। तो दोस्तों विस्थापन पर डिपेंड करता है, लगाए गए बल पर भी निर्भर करता है, अनुगमित पथ पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी जो वस्तु पर किया जाने वाला कार्य निर्भर करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुगमित पथ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक फुटबॉल को लंबवत ऊपर से नीचे की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? दोस्तों, ऑप्शन है गेंद की गति की दिशा में विपरीत होता है, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है, गेंद की गति के समान दिशा में होता है, उससे ऊपर जाने पर बढ़ता है। दोस्तों, हमारे लिए बताना है कि फुटबॉल को लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो उस पर जो कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के लिए यहाँ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी विपरीत दिशा में होता है, मीन्स की अपोजिट साइड, नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है, गेंद की गति के समान दिशा में होता है, उससे ऊपर जाने पर बढ़ता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है, अगर शून्य हो जाएगा तो वस्तु वहीं रह जाएगी। गेंद की समान दिशा में होता है, समान दिशा में होगा तो वो आगे ही बढ़ती जाएगी, ऊपर जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। जब हम नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, इसका कारण निम्न में से क्या है? तथ्य यह है कि नाव पर लगाया गया कुल बल शून्य होता है। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों, न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है कि जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो अपोजिट साइड में उतना ही बल लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का दिखाई दे रहा है। जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, इसका कारण यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ होगा, क्योंकि जितना बल हमारे कूदते समय आगे की ओर हम लगाते हैं उतना ही बल पीछे की ओर नाव पर भी लगता है, जिससे कि नाव पीछे की ओर खिसक जाती है, विपरीत दिशा में चली जाती है। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमारत को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। इमारत को दोस्तों जो
बरसात के सीजन में बिजली गिरने के डर से जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन पर लाइटिंग कंडक्टर या फिर त्वरित चालक लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर को जो है हिंदी में त्वरित चालक कहते हैं। इमारत को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए लाइटिंग कंडक्टर या त्वरित चालक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोस्कोप या बैरोमीटर का उपयोग इसके लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जो होते हैं उन्होंने सैटेलाइट्स जो होते हैं उनमें तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। फ्यूल के रूप में तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आंसर आपको यहाँ पर अगर पता होगा तभी आप कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे कि तरल हाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष यान में भेजे जाने वाले सैटेलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है। गर्म निकाय मीन्स की कोई भी सिस्टम है या फिर कोई बॉडी है जो गर्म निकाय से ठंडे निकाय में आ रही है, उस पर क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऊष्मा ठंडे निकाय से केवल गर्म निकाय में स्थानांतरित होती है, ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है और ठंडे से गर्म निकाय में भी स्थानांतरित होती है। थर्ड, ऊष्मा गर्म से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। फोर्थ, ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है। दोस्तों, जब भी किसी गर्म वस्तु को ठंडे स्थान पर ले जाया जाता है तो ऊष्मा सिर्फ गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर स्थापित होती है, गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक टेडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो टेडपोल मेंढक जो होता है उसका जो लार्वा होता है अर्ली स्टेज में वह मछली के समान दिखाई देता है, लेकिन एक समय पश्चात थोड़े ही दिनों के पश्चात वह कायांतरित होकर मेंढक के रूप में दिखाई देने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। कायांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें कम समय में अधिक अंगों का या शरीर का अधिक विकसित हो जाना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। कम समय में अधिक विकसित हो जाना मीन्स कि उसका रूप में ही परिवर्तित हो जाना, रूप ही उसका चेंज हो जाए, उसे मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलते समय संजय की आवाज कर्कश और फटने स्वरूपता लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन होने का क्या कारण है। दोस्तों, यौन अंग का विकसित होना, यौनारंभ में परिवर्तन, पसीने व वसा ग्रंथियों की गतिविधि में बढ़ाव, शरीर के आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों, सेकेंडरी कैरेक्टर के डेवलपमेंट के दौरान जो आवाज है वह उसमें रुक्षता आ जाती है, कर्कशता आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यौन आरंभ में परिवर्तन होते हैं, ये यौवन के आरंभ में चेंजेस होती हैं। जब यौन अवस्था का आरंभ होता है तो कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होते हैं जिसकी वजह से वो आवाज़ में रुक्षता आ जाती है। मेल है तो दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना तथा स्तन का उभर आना, ऐसे सेकेंडरी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन,
जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक घोल देते हैं। वह प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कणकीय पदार्थ तथा हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है या फिर जंगल में आग लग जाती है, किसी वजह से जंगल में आग लग जाती है, तो आपने भी दोस्तों देखा होगा अगर कहीं पर आग लगी हुई है या फिर कोई विस्फोट हो रहा है तो उसमें कण दिखाई देते हैं। धूल मिट्टी के कण विस्फोट में जरूर देखा होगा दोस्तों आपने। विस्फोट के समय पर जैसे कि डायनामाइट भी लगाया जाता है तो उस टाइम पर भी कण, धूल मिट्टी के कण वातावरण में आ जाते हैं। और जंगल में अगर आग लगी हो तो धुआं के साथ में छोटे छोटे धूल मिट्टी के कणीय पदार्थ भी वातावरण में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाला दर्पण निम्न में होता है। आकार में अवतल, आकार में उत्तल, आकार में समतल, आकार में गोलाकार। दोस्तों हेडलाइट का मिरर पूछा गया है। हेडलाइट मीन्स की जो लाइट होती है सामने वाली स्कूटर या कार की, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हेडलाइट में लाइट को वितरित करने के लिए, मैक्सिमम रोड को कवर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। दोस्तों कई लोग यहाँ पर भूल कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हमसे हेडलाइट का दर्पण पूछा गया है, तो अवतल दर्पण का उपयोग अगर साइड देखने के लिए, पीछे के वाहन देखने के लिए साइड वाला मिरर पूछा जाता है कि साइड में उपयोग होने वाला मिरर कौन सा होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। लेकिन हमसे यहाँ पर हेडलाइट का मिरर पूछा गया है तो वह अवतल होता है, क्योंकि यह लाइट को आसानी से वितरित कर देता है, जिससे कि हम पूरी रोड कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। एक कोशिका, कोशिका शब्द निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, सीधा क्वेश्चन हमारा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो यहाँ पर अदर ऑप्शन दिए गए एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज की थी माइक्रोस्कोप की, तथा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की थी। सिलीडॉन ने भी की थी किसी चीज की, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर का। नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ खालिस्तान के कारण गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जब गायब हो रही है, कोई भी पदार्थ गायब हो रहा है, मीन्स कि उसमें ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। सब्लिमेशन मीन्स कि वायु में उसका उड़ जाना, ऊर्ध्वपतित हो जाना। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 15th नंबर का क्वेश्चन है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक में निम्नलिखित में से जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। एक कोशिकीय यूकेरियोट को किस समूह के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। तो दोस्तों जो यूकेरियोट होते हैं एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, वो होते हैं प्रोटेस्टा। कवक जो होते हैं वह मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं तथा मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमारी जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हो रही है प्रोटेस्टा में, तो प्रोटेस्टा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 16th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में z का मान समान होता है लेकिन निम्न में भिन्न होते हैं। एक तत्व है जिसके समस्थानिक z का मान समान होना चाहिए लेकिन वह किस चीज में भिन्न होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या,
परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों कोई तत्व है जिसमें समस्थानिक तो समान है, लेकिन फिर भी उसमें समस्थानिक समान होने पर, समस्थानिक जिसमें दो तत्वों के समान होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन दो सिमिलर मीन्स की दो तत्व में होते हैं, उसी प्रकार उनके प्रोटॉन भी समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही समान होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में फिर भी अलग अलग होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है, किसी नाभिकीय रिएक्शन को, परमाणु रिएक्टर को रोकने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से हमारे लिए जो जैविक खेती के लिए उपयुक्त ना हो, ऐसे स्टेटमेंट को अलग करना है। यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद्य को अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीकरण फार्म अपशिष्ट होते हैं। यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद्य के अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीकरण फार्म अपशिष्ट होते हैं। यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। यह जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। इस प्रणाली में जैव कीटनाशकों का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो जैविक खेती होती है उसमें रासायनिक एवं उर्वरक का अधिकतम उपयोग पर आधारित नहीं होती है, वह जैविक उर्वरकों पर आधारित होती है, तभी तो इसको जैविक खेती कहा जाता है। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक एक उदाहरण है? कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है? दोस्तों संगमरमर, मार्बल। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक केमिकल कंपाउंड होता है मार्बल। तांबा केमिकल कंपाउंड नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील भी नहीं होता, एयर तो होती ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सही आंसर होगा। मार्बल को केमिकल प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है। दोस्तों यह फैक्ट है कि मार्बल या संगमरमर क्यों रासायनिक कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसको एक रासायनिक प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है। स्टोन होते हैं जो संगमरमर पत्थर होते हैं, उससे मार्बल को निकाला जाता है, फिर उस पर केमिकल की प्रोसेसिंग होती है, जिसके थ्रू उसको बनाया जाता है, एक सही स्वरूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक युक्त मृदु ऊतक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है? स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, वायु ऊतक, क्लोरेन कायमा। हरित लवक युक्त मृदु ऊतक, मृदु ऊतक को जिसमें क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, मीन्स की हरित लवक से युक्त हो। तो दोस्तों क्लोरेन कायमा, जिसमें क्लोरोफिल होगा उसे क्लोरेन कायमा कहेंगे। हमारे लिए क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक का नाम बताना है, तो क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक मीन्स की क्लोरेन कायमा। आई होप दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।